बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों करोड़ों भक्त हैं, दीवाने हैं और उन्हीं में से एक है शिवरंजनी तिवारी, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करना चाहती है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही शिवरंजनी इसके लिए सिर पर गंगा कलश रखकर यात्रा निकाल रही है। उनकी ये यात्रा गंगोत्री धाम से शुरू हुई थी, जो बागेश्वर धाम में जाकर खत्म होगी, जहां शिवरंजनी तिवारी बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात के दौरान अपने दिल की बात रखेगी। हालांकि शिवरंजनी ने अपनी कलश यात्रा का उद्देश्य कुछ और ही बताया। मैंने ऐसा किसी न्यूज चैनल में नहीं कहा है कि मैं शादी का ही प्रस्ताव लेके जा रही हूँ या शादी ही करने जा रही हूँ। मेरी इस गंगा कलश यात्रा का 2 उद्देश्य थे, जो कि पहला था सनातन धर्म का प्रचार और दूसरा जो हमारा समाज आज संस्कार विहीन हो गया है उसको संस्कार के पथ पर वापस लाना। शिवरंजनी ने इस बात का दावा भी किया कि उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी मनोकामना बाबा जानते हैं। मेरा जो संकल्प है, मेरी जो मनोकामना है, जो भी है वो हमारे परम पूज्य महाराज श्री अंतर्यामी प्राणनाथ करुणानिधान सब कुछ जानते हैं। उनके सामने अल्फाजों को कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही मन की बातें पहचान लेते हैं। भजन गायक और एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी तिवारी इस कलश यात्रा के दौरान चित्रकूट पहुंची थी। चित्रकूट के संतोषी अखाड़े में शिवरंजनी ने वहां साधु संतों का आशीर्वाद दिया और उनके साथ बैठकर भजन भी गाए। बताया गया कि इस कलश यात्रा में शिवरंजनी तिवारी के साथ उनके पिता और भाई भी शामिल हैं, जो गंगोत्री में बागेश्वर धाम तक उनकी इस कलश यात्रा में साथ रहेंगे। चित्रकूट में भी शिवरंजनी ने भजन के जरिए भी अपनी दिल की बात रखी। हालांकि शादी के सवालों को टालते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि बागेश्वर धाम में 16 जून को सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे जो कुछ भी कहना है, जब मेरी 16 जून को अगर बालाजी की कृपा से मेरी अगर मुलाकात हो पाई परम पूज्य महाराज श्री से, तो मैं वहीं से लाइव आऊंगी और सभी लोगों को अपनी मनोकामना संकल्प के बारे में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले 16 जून के पहले मैं कुछ नहीं बताने वाली। वहीं चित्रकूट के संतों ने शिवरंजनी को अपना आशीर्वाद दिया। ये सब संयोग भी दैवी होते हैं, अगर भगवान की अभी ऐसी इच्छा है, चित्रकूट के संतों का तो आशीर्वाद है। माना जा रहा है कि 16 जून तक शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंचेगी और तभी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उनकी मनोकामना के बारे में जानेंगे। इस बीच बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद को रोकने के लिए देश के सभी मंदिरों के पुजारियों से अपील की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सभी पुजारी सनातन धर्म की शिक्षा दें ताकि लव जिहाद से बेटियों को बचाया जा सके। अपने दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लड़कियां कलावा पहन कर आए लड़कों के बहकावे में फंस जाती हैं, जिससे उन्हें बचाने के लिए मंदिरों के पुजारी हर मंगलवार और शनिवार को उन्हें सनातन की शिक्षा दें। सभी मंदिरों के पुजारी शनिवार और मंगलवार सनातन की शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ कर दें, ताकि हमारी बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में कोई कायर बहका न पावे। धीरेन्द्र शास्त्री ने लड़कियों से भी महारानी लक्ष्मीबाई की तरह बहादुर बनने की अपील की। वो कलावा बांध कर आवे तो हमारी बहनें बहक ना जावे। अब बहुत हो गया ढोंग धतूरा भारत में। अब हमारी बेटियों से भी प्रार्थना है, तुम्हें अब महारानी लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो किसी के विरोध में नहीं बल्कि सनातन के सपोर्ट में है, इसीलिए वो सनातन धर्म के ग्रंथों के संरक्षण के लिए भी आवाज उठाते रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान सनातन धर्म से जुड़े संतों के लिए सुरक्षा की भी मांग की और दावा किया कि राष्ट्रीय हित के काम में लगे लोगों को सुरक्षित रखना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान हनुमान कथा से सीख लेने की अपील भी की। हनुमान कथा से सीखो, हनुमान जी में वीरता है, हनुमान जी में सौम्यता है, हनुमान जी में सहजता है, हनुमान जी में दिव्यता है, हनुमान जी ज्ञानी है, हनुमान जी ध्यानी है, हनुमान जी स्वाभिमानी है, लेकिन हनुमान जी महावीर भी है। इस बीच पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। ये इतना बाबा है, लेकिन हम बहुत बड़े बाबा हैं। हम बाबा हैं कि जमीन से लेके अब 50 तक ना बनेंगे। अगर हमारे सामने कोई बाबा अगर खड़ा हो गया तो उसको हम बताएंगे सबक। इससे पहले भी तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे के समय उन पर कई विवादित बयान दिए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्रपति को बधाई दी और इस सम्मान को दोनों देशों के बीच दोस्ती का मजबूत प्रतीक बताया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लगातार समर्थन जुटा रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री केजरीवाल कल लखनऊ जाएंगे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस को जल्दी बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। खबरों की माने तो पायलट अगले हफ्ते ही कांग्रेस से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। किराए के घरों में रह रहे लोगों को भी 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी पर अमृतसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वर्ण मंदिर के पास पंजाब पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नाबालिग बच्चों का ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराने वाले एक गिरोह के बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह को सदस्य बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसाते थे और जब बच्चे उनके ऑनलाइन जाल में पूरी तरह उलझ जाते हैं तो गिरोह के सदस्य बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में 30 मई को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला आया था, जिसमें 2 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस की साइबर टीम ने जब आरोपियों की पड़ताल की तो शाहनवाज मकसूद खान का नाम सामने आया, जो ठाणे का रहने वाला है और धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोपी शाहनवाज की गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस मुंबई पहुंच गई। इसके अलावा अब्दुल रहमान नाम के एक मौलवी का नाम भी सामने आया, जो बलिया का रहने वाला है, लेकिन कई साल से वो गाजियाबाद में रह रहा है और गाजियाबाद की संजय नगर जामा मस्जिद कमेटी का सदस्य भी है। पुलिस को जानकारी मिली कि एक जैन लड़के और 2 हिंदू लड़कों के धर्मांतरण में इसी मौलाना का हाथ था। ऑनलाइन धर्मांतरण के गेम का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस आरोपी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच गाजियाबाद के रहने वाले एक और नाबालिग बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चे को 5 वक्त का नमाजी बना दिया गया। घर वालों का कहना है कि उनका लड़का जिम जाने के बहाने मस्जिद में जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ लेकर जिन लड़कों का धर्मांतरण करवाया गया, उनमें गाजियाबाद, फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक के हिंदू लड़के शामिल हैं। इससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत, एफिडेविट और दस्तावेज गाजियाबाद पुलिस के हाथ लगे हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि धर्मांतरण के लिए पहले नाबालिग बच्चों को फोर्टनाइट गेमिंग ऐप के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, जहां मुस्लिम लड़के कुछ हिंदू लड़कों की आईडी बनाकर उनसे बात करते थे। यहां गेम जीतने के लिए बच्चों को आयतें पढ़वाई जाती थी। बच्चों को गेम जिताकर उन्हें आयतों पर भरोसा दिलवाया जाता था। इसके बाद उन्हें डिस्कार्ड नाम के एक चैटिंग ऐप पर लाया जाता था। यहाँ उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथी और भगोड़े डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो दिखाकर धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता था। भारत में जाकिर नाइक पर बैन है, जिसके बाद उसने मलेशिया में शरण ले रखी है। जब ये बच्चे धर्मांतरण के लिए राजी हो जाते थे तो उन्हें डॉक्टर तारिक जमील की वीडियो दिखाकर कट्टर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। नाबालिग बच्चों के ऑनलाइन धर्मांतरण करवाने वाले इस गिरोह के तार सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मामले में विदेशी फंडिंग का भी शक है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के तार पाकिस्तान तक फैले हैं। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से चलने वाला यूथ क्लब नाम का यूट्यूब चैनल इन बच्चों को दिखाया जाता था। एक पीड़ित ने बताया कि यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसको देखा करते थे, जो पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल है। और साथ ही साथ एक ने बताया है कि इसमें कुछ ईसाई भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। धर्मांतरण मामले की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए यूपी के अल्पसंख्यक विभाग ने डीजीपी से 12 जून तक रिपोर्ट मांगी है। इस प्रकार के जबरिया धर्मांतरण या अल्पसंख्यक उत्पीड़न की कार्रवाई पे आयोग अत्यंत ही गंभीर है। इसके अलावा स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की जांच एजेंसियों ने भी गाजियाबाद में डेरा डाला हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य में गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विश्वास रखो, गैर कानूनी ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कुछ करेगा, बख्शेंगे नहीं। झारखंड में कई सरकारी स्कूलों के नाम बदलने पर सियासत हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण कर रही है और सरकारी स्कूलों के नाम से हिंदू और सम, रामरुद्र जैसे शब्द हटाए जा रहे हैं, जो राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल झारखंड के शिक्षा विभाग के एक आदेश के बाद कुछ सरकारी स्कूलों के नाम बदल दिए गए हैं। नादिया हिंदू हाई स्कूल में हिंदू शब्द हटाकर स्कूल का नाम जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लोहरदगा कर दिया गया है। इसी तरह चास के रामरुद्र हाई स्कूल से रामरुद्र शब्द हटा दिया गया है। धनबाद के श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट राजकीय कन्या विद्यालय से भी श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट हटा दिया गया है। स्कूल के नाम बदलने का पूरा मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने कहा कि हेमंत सरकार को हिंदू शब्द से एलर्जी है। राज्य सरकार हिंदू शब्द पर उनको एलर्जी है और वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि नाम बदलने का काम तो बीजेपी का है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किसने रखा? बीजेपी ने। मुगल सराय का नाम किसने बदला? लेकिन सवाल यह है कि मॉडर्न स्कूल के नाम पर इन स्कूलों के सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं या बच्चों को वैसी शिक्षा और सुविधाएं भी मिल रही हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत देश के तमाम शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की है। NIRF की ओवरऑल यानी देश के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में IIT मद्रास पहले पायदान पर है, दूसरे नंबर पर IISc बेंगलोर और तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली है। इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग देखें तो IIT मद्रास इस लिस्ट में भी नंबर 1 पर है, दूसरा नंबर IIT दिल्ली और तीसरा नंबर IIT मुंबई का है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो NIRF की रैंकिंग में पहले पायदान पर है IIM अहमदाबाद, दूसरे पर IIM बेंगलोर और तीसरे पर IIM कोझिकोड है। मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग में एम्स दिल्ली टॉप पर है, दूसरा नंबर PGI चंडीगढ़ का है और तीसरा नंबर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का है। देश की बेस्ट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में IISc बेंगलोर पहले पायदान पर है और दूसरे नंबर पर JNU दिल्ली और तीसरे नंबर पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। देश के बेस्ट कॉलेज की बात करें तो दिल्ली का मिरांडा हाउस पहले पायदान पर है, दूसरे पायदान पर दिल्ली के हिंदू कॉलेज का कब्जा है और तीसरे पायदान पर चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज है। असम के गोलाघाट में एक गाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गई। असम के गोलाघाट जिले में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान एक गाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कार के ड्राइवर को ज्यादा चोटें नहीं आईं। बिहार के बेतिया में कोचिंग जा रही छात्राओं को एक तेज रफ्तार कार रौंदते हुए निकल गई। इस हादसे में 7 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। दिल्ली के नरेला में 12 साल के बच्चे की स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने स्कूल पर स्विमिंग पूल के पास ट्रेनर न होने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। लखनऊ के गोमती नगर में रिटायर्ड DG दिनेश शर्मा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। सूत्रों के मुताबिक दिनेश शर्मा काफी समय से चल रही बीमारी के कारण डिप्रेशन में थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में उर्स की रैली के दौरान कुछ मुसलमान लड़कों ने औरंगजेब की फोटो के साथ डांस किया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर चेतावनी दी है। फडणवीस ने कहा कि अगर कोई औरंगजेब की फोटो दिखाएगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बालासोर रेल हादसे का असली जिम्मेदार कौन है, इसका पता लगाने के लिए जांच और तेज हो गई है। हादसे की सही वजह जानने के लिए CBI की टीम आज बालासोर में घटनास्थल पर पहुंची और उस जगह का जायजा लिया जहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस ने ट्रेन लूप लाइन में घुसकर पहले से खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी थी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए ये वो लेवल क्रॉसिंग है और यहीं पर वो ट्रैक से जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो डिरेल हुई थी और यहीं पर आपको बता दें यहीं पर CBI के अफसर पहुंचे हैं। आप देखिए कल CBI ने केस को रजिस्टर किया है। CBI के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक अधिकारी भी हादसे की जगह पर पहुंचा। CBI के अधिकारियों ने हादसे की जगह का 4 घंटे तक जायजा लिया। मौके पर मौजूद GRP और रेलवे अधिकारियों ने CBI का सहयोग किया और उनकी तादाद से बताया जा रहा है कि CBI अधिकारियों ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए। हादसे की जगह पर CBI अधिकारी GRP अधिकारियों से डिटेल लेते हुए नजर आए। CBI के अधिकारियों ने रेलवे को हादसे से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं। कोचेस को हमने सिक्योर करके रखा है। जितने भी रेल्स जो थे, डैमेज रेल्स थे, स्लीपर्स थे, वो सबको अलग करके रखा गया है ताकि उसका एविडेंसेस टैंपर ना हो। जो हमारी फाइल्स थी, जो मशीन्स थी, जो डेटा लॉगर्स की रीडिंग थी, सारा चीज को हमने सील करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CBI ही जांच कर रही है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी भी हादसे की जांच कर रही है। CRS की टीम भी 2-3 लोकेशंस पे एक साथ काम करी। एक टीम खड़गपुर में है, एक टीम बालासोर में है, एक यहाँ पे है, भाना बाजार में है। तो सारे लोकेशंस पे अलग अलग लोकेशन से काम हो रहा है। विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि कमिश्नर रेल सेफ्टी से जांच लेकर CBI को क्यों सौंप दी गई। बालासोर रेल हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है। प्रधानमंत्री दफ्तर को दी गई रिपोर्ट में रेलवे बोर्ड ने इसका अंदेशा जताया है और इसी कड़ी में आज रेल मंत्रालय ने 3 घंटे तक लंबी बैठक की जिसमें रेलवे बोर्ड के बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जांच और अगले कदम पर चर्चा की। इससे पहले रेल मंत्रालय ने PMO को हादसे का डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। सूत्रों के मुताबिक हादसे के पीछे साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया गया है। इसकी जानकारी रेलवे बोर्ड ने PMO को दी है। रेल मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम में बदलाव किया गया। CBI 3 सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। क्या जल्दबाजी में मानवीय भूल हुई? क्या जानबूझकर किसी ने सिस्टम से छेड़छाड़ की या सिस्टम में ही कोई खामी थी जिसकी वजह से गलत सिग्नल मिला? इन सवालों के जवाब तलाशना CBI के लिए एक चुनौती है।
बालासोर रेल हादसे में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने बालासोर थाने में जो एफआईआर दर्ज की थी उसे सीबीआई ने री रजिस्टर किया है। एफआईआर में आईपीसी और रेलवे एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। इसमें शामिल है आईपीसी की धारा 304A, जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य की वजह से मृत्यु, 2 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 337, लापरवाही या जल्दबाजी की वजह से नुकसान पहुंचाना, 6 महीने तक की सजा। आईपीसी की धारा 338, जल्दबाजी या लापरवाही की वजह से गंभीर चोट पहुंचाना, 2 साल तक की सजा। आईपीसी की धारा 34, कई लोग समान इरादे से कोई अपराध करें, इस धारा में सजा के बारे में नहीं जानकारी है। रेलवे एक्ट की धारा 153, जानबूझकर चूक या लापरवाही से यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना, इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। रेलवे एक्ट की धारा 154, जल्दबाजी, लापरवाही या चूक से यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना, 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। रेलवे एक्ट की धारा 175, नियमों की अनदेखी करना, आदेश या निर्देशों को नहीं मानना, जल्दबाजी या लापरवाही करना, इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। बालासोर रेल हादसे के बाद रेलवे बहुत चौकन्ना हो गया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल हेडक्वार्टर्स को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए हैं कि स्टेशन के रिले रूम और सिग्नल उपकरणों वाले कमरे में डबल लॉक लगाए जाए। जिसके बाद बालासोर में बाहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर मौजूद रिले रूम के दरवाजे पर 2-2 ताले लटके नजर आए। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम स्टेशन के इसी रिले रूम से ऑपरेट होता है। इस रूम को खोलने के लिए चाबियों की जरूरत होती है। बिना इजाजत के रिले रूम नहीं खोला जा सकता। आप यहाँ पर देखिए डबल लॉक लगे हुए हैं और यहीं पर वो सारे इक्विपमेंट हैं और सारे सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसकी। आपको बता दें कि अगर यहाँ पर कोई टेम्परिंग होती है या फिर यहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है तो जो स्टेशन मास्टर का रूम है बगल में, जहाँ पर लगातार जब ट्रेनों की आवाजाही होती है और वहाँ जो है सिग्नलिंग जो पैनल है उसको देखा जाता है। दोनों तालों की चाबियां स्टेशन मैनेजर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पास होती हैं। रिले रूम को तभी खोला जाता है जब सिस्टम में कोई समस्या देखी जाती है और इसमें सुधार की जरूरत होती है। अगर किसी स्टेशन पर सिग्नल संबंधी काम होते हैं तो इसे प्रोटोकॉल के अनुसार खोला जाता है। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का सवाल है कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही सीबीआई जांच का ऐलान क्यों कर दिया गया। और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने तो ट्वीट कर क्रोनोलॉजी भी समझा दी। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, 20 नवंबर 2016 कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 150 लोगों की मौत। 23 जनवरी 2017 तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एनआईए जांच की मांग की। 24 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री ने कहा कानपुर हादसा साजिश है। 21 अक्टूबर 2018 अखबारों के मुताबिक एनआईए ने अब तक चार्जशीट दायर नहीं की। 6 जून 2023 अभी तक कानपुर हादसे पर एनआईए की फाइनल रिपोर्ट पर आधिकारिक जानकारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। सीबीआई सच्चाई सामने नहीं ला सकती, इसको दबा दिया जाएगा। वहीं एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़ ने भी सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, रेलवे सुरक्षा आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो रेल मंत्रालय के अधीन नहीं है। ओडिशा हादसे की जांच उनसे छीनकर सीबीआई को क्यों दी जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि ध्यान भटकाने के लिए सीबीआई से जांच करवाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि बालासोर रेल हादसे के पीछे टीएमसी की साजिश है। शुभेंदु ने सवाल पूछा कि हादसे की सीबीआई जांच से आखिर टीएमसी को क्या परेशानी है। अपनी दलील में उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मदद से रेलवे अधिकारियों के फोन टैप किए गए। पर्सनल टार्गेट এখানে করে না হয়, পুলিশকে পিছনে লাগানো হয়। আপনি ভাবতে পারেন দুটো রেল আধিকারিকের ফোনের কথোপকথন তৃণমূল ভাইরাল করছে। সিবিআই ইনভেস্টিগেশন হয়েছে, আমারও ডিমান্ড ছিল, আমি বালেশ্বরে দাঁড়িয়ে কালকে বলেছি। এবং সিবিআই ইনভেস্টিগেশনে এই কল রেকর্ডটা যদি ইনভেস্টিগেশনে না আনা হয়, आई एम वेटिंग। शुभेंदु के आरोप पर टीएमसी नेता स्वागत राय ने पलटवार किया। शुभेंदु अधिकारी एक फालतू आदमी है, पहले हमारा पार्टी में था, अभी बीजेपी में जाके उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको हम कोई ध्यान नहीं देते। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो इस मामले में अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। शुभेंदु अधिकारी जिन 2 रेल अफसरों की फोन पर हुई बातचीत को टैप करने का आरोप लगा रहे हैं, उसका ऑडियो 3 जून को टीएमसी नेता कुणाल घोष ने ट्वीट किया था और हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई थी। जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। फाइनली क्या निकल के आ रहा है? Point was wrongly stated, sir. Point was set towards loop line, but the signal was through for main line. ऐसे कैसे हो सकता है? एसएनटी वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है।
नहीं, बट डिड दे वर दे डूइंग एनी जॉब एट दैट टाइम? कुछ काम हुआ था ना, कुछ काम हुआ था वहाँ पे। इस बीच ममता बनर्जी ने ताज़ा बयान में कहा कि हादसे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। इतना जिंदगी चला गया, इतना आदमी का मौत हुआ, अभी आर्गुमेंट करने का टाइम नहीं है। कैसे हुआ, इतना जिंदगी चला गया और सच बाहर में आए, हाँ मैं चाहती हूँ। ममता बनर्जी बालासोर रेल हादसे में घायलों से मिलने कटक के SCB अस्पताल और भुवनेश्वर पहुंची थी। अभिनेता प्रभास तिरुपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। बाहुबली फेम एक्टर प्रभास ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए। प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष 16 जून को रिलीज होने जा रही है। मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा में एक BSF का जवान शहीद हो गया। कुकी समुदाय के लोगों ने सवेरे स्कूल में तैनात BSF जवान पर हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। खालिस्तान समर्थकों को फंडिंग मामले में NIA ने आज पंजाब और हरियाणा में छापेमारी की। NIA की टीम ने एक साथ 10 लोकेशंस पर छापेमारी को अंजाम दिया। बालासोर ट्रेन हादसे के 4 दिन बीत जाने के बावजूद अंतहीन दर्द का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 288 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे में अभी तक 80 से ज्यादा शवों की पहचान तक नहीं हो पाई है और इसका असर अपनों की तलाश में भटकते लोगों के चेहरे पर दिखा। हादसे के बाद कई लोग तो ऐसे मिले जो एक साथ एक गुट में एक मकसद से सफर कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें साथ मंजिल की तरफ बढ़ने वाले लापता साथी का नाम तक नहीं पता। फकीर मोहन अस्पताल में ऐसे ही लापता साथी की तलाश में झारखंड के रंजन परेशान दिखे। अभी सर सबको ही है, लेकिन एक जन लड़का बोले हम लोग का मिसिंग है, कहाँ है कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। लापता साथी की पहचान के लिए रंजन अस्पताल के अंदर पहुंचे तो किसी का हाथ टूटा मिला, तो किसी का पैर, तो किसी के सिर पर चोट थी। यहाँ रंजन के कुछ साथी तो मिले, लेकिन मजदूरी के लिए 11 लोगों की टीम में 4 झारखंड और 7 उड़ीसा के लोगों में एक का नाम क्या था, ये भी उनके साथियों को नहीं पता। गायब है, लेकिन कौन गायब है पता नहीं मुझे तो। अब तो अस्पताल में जो शव बचे हैं उनकी पहचान तक मुश्किल हो गई है, इसलिए दर्द का ये लम्हा लंबा होगा, ये तय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दर्द का ये लम्हा कितना लंबा होगा और जिन शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है उसे सुरक्षित रखने के क्या इंतजाम है। प्रशासन ने इसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तमाम जवाबों से बड़े जो सवाल हैं, जो वक्त गुजरने के साथ अपनों के अंदेशे को और गहरा कर रहे हैं और जिनके नतीजों में एक ही तस्वीर सामने आई। बालासोर प्रशासन और रेल अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि पहचान के बाद अब तक 50 से ज्यादा लोगों के शव अपनों को सौंप दिए गए हैं और करीब 1100 घायलों में से 900 को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जो बच गए वो खुशकिस्मत तो निकले, लेकिन हादसा और उस दर्द की परछाई से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। बिहार के नवादा के रहने वाले एक ही परिवार के जो 11 सदस्य जिंदा बच गए हैं, वो इसकी गवाही देते नजर आए। मेरा होश था तो मैं पत्नी के वो आदमी को खींच कर को, पत्नी को अगर नहीं हम 5 मिनट जाते तो मेरा पत्नी मर जाती। निश्चित तौर पर ये ऐसी हकीकत है जिसे भुक्तभोगी कभी न भूल पाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कई देशों में कटोरा लेकर पैसों के लिए भीख मांगते दिखे, लेकिन उन्हें कोई खास फायदा हुआ नहीं। ऐसे में अब पाकिस्तान कंगाली को दूर करने के लिए एटमी प्लान पर अमल कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालत को सुधारने और कटोरा पॉलिसी से निजात पाने के लिए ISI के करीबी और राजनीतिक विश्लेषक जैद हामिद ने सरकार को एक फॉर्मूला दिया है। उसने शहबाज शरीफ सरकार को सुझाव दिया है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब और तुर्की को परमाणु बम बेच देने चाहिए। सऊदी अरब को 5 परमाणु बम बेचने पर 1 घंटे में $25 अरब मिल जाएंगे। तुर्की 5 परमाणु बम के बदले पाकिस्तान को $20 अरब दे देगा। भारत को परमाणु धमकी और गजवाए हिंद की धमकी देने वाला लाल टोपी के नाम से बदनाम जैद हामिद यही नहीं रुका, बल्कि पाकिस्तान की सरकार को अपनी मिसाइल बेचने तक की सलाह दे डाली। भारत को परमाणु बम और गजवाए हिंद की धमकी देने वाले जैद हामिद ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को एटमी हथियार बेचने के लिए एक ठोस रणनीति बनाने की सलाह दी। उसने दावा किया कि इससे पाकिस्तान की माली हालत सुधर जाएगी। यही नहीं, जैद हमीद ने कहा कि घातक हथियारों की बिक्री से पाकिस्तान को कभी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने गौरी और गजनबी मिसाइलों तक को बेचने की वकालत की। जैद हमीद के मुताबिक पाकिस्तान को पाबंदियों से नहीं डरना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार को अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की सलाह देने वाला ये वही जैद हमीद है जिसे पिछले दिनों इमरान खान के समर्थकों ने कार से निकालकर पीट दिया था। बाहरी कर्ज के निपटारे के लिए IMF से मदद की बाट जोह रहे पाकिस्तान पर घरेलू कर्ज का बोझ भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार के सालाना कर्ज में 34% की बढ़ोतरी हो गई है।
पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के मुताबिक सरकार का कर्ज 58.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हर महीने करीब 2.6% के हिसाब से ये कर्ज बढ़ा है। सबसे ज्यादा कर्ज केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार पर करीब 26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, जबकि महंगाई की वजह से ब्याज दर में भयंकर बढ़ोतरी हुई है। इससे घरेलू कर्जे को चुकाना पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो रहा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 महीने के इम्पोर्ट के लायक ही पैसा बचा है। पाकिस्तान की फौज से अदावत इमरान खान को भारी पड़ रही है। उनका राजनीतिक करियर खत्म होता नजर आ रहा है। इमरान खान आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना उनकी पार्टी को तोड़ रही है। लेकिन पीटीआई में टूट की असल वजह पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख असीम मुनीर नहीं है, बल्कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी है। कभी इमरान की पार्टी पीटीआई की कदावर नेता रही फिरदौस आशिक अवान ने एक इंटरव्यू में सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीवी ने सेना के खिलाफ इमरान खान के कान भरे। पार्टी के कई नेताओं ने इमरान खान को सेना के खिलाफ जाने से रोका, लेकिन इमरान नहीं माने और लगातार सेना के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। दरअसल इमरान खान बुशरा बीवी पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि बुशरा जो कहती हैं सही कहती हैं, जो सलाह देती हैं सही देती हैं। लेकिन इमरान खान का बुशरा बीवी पर यह भरोसा ऐसे ही कायम नहीं हुआ। दरअसल इस भरोसे के पीछे थी बुशरा बीवी की जादूगरी। बुशरा ने इमरान खान के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो क्रिकेट से सियासत में आए इमरान को ये समझाने में कामयाब हो गई हैं कि उनके पास रूहानी ताकत है, जिसके बूते वो जो चाहे कर सकती हैं या फिर करवा सकती हैं। यही नहीं, इमरान खान को भी एहसास हो चला है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम बुशरा बीवी और उनके जादू टोने की वजह से बने, ना कि सेना के समर्थन से। फिरदौस आशिक अवान की माने तो इमरान को बुशरा बीवी के जादू टोनों पर इतना यकीन हो गया है कि वो फौज से उलझ गए, जबकि उसी फौज ने उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुँचाया था। बिहार के सासाराम में कब्रिस्तान से अवैध शराब बरामद की गई। बिहार में शराब माफिया अब कब्र में शराब छिपा रहे हैं। सासाराम में पुलिस टीम ने कब्रिस्तान से अवैध शराब बरामद की। जो गड्ढे कब्र दफनाने के लिए खोदे गए थे, उन्हीं के अंदर से शराब बरामद की गई। बरेली हाईवे पर कुछ यात्रियों ने बस रुकवा कर नमाज पढ़ी। दोनों ने बस के आगे ही चादर बिछाई और नमाज पढ़नी शुरू की। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। बेंगलुरु में आपसी रंजिश के चलते एक युवती की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले लड़की को घेरा और फिर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू एयरपोर्ट पर माता वैष्णो देवी प्रसाद काउंटर का उद्घाटन किया। वैष्णो देवी आ रहे श्रद्धालु अब जम्मू एयरपोर्ट से ही प्रसाद ले सकेंगे। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में फंसे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। मामले की तफ्तीश में जुटी दिल्ली पुलिस की एक टीम लखनऊ और गोंडा पहुंची, जहां बृजभूषण सिंह के यहां काम करने वाले लोगों के बयान दर्ज किए गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की टीम पहले लखनऊ में बृजभूषण के घर गई, जहां काम करने वाले 3 लोगों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद वही टीम बृजभूषण के गोंडा वाले घर में जांच के लिए पहुंची, जहां पुलिस ने घर में काम करने वाले 15 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें बृजभूषण के ड्राइवर, नौकर, माली और सुरक्षाकर्मी शामिल थे। पुलिस ने जिनके बयान लिए उनके पहचान पत्र भी जांच में शामिल किए। पुलिस ने जांच में पूछा कि वो लोग बृजभूषण को कैसे जानते हैं और वहां कब से काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम गोंडा से दिल्ली वापस लौट गई। इस बीच पहलवानों के समर्थन में 9 जून को दिल्ली में होने वाली खाप महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से हुई पहलवानों की मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दी। राकेश टिकैत के मुताबिक आगे खाप की क्या रणनीति होगी और कब महापंचायत होगी, इसका फैसला पहलवानों से बात करने के बाद ही लिया जाएगा। अभी इनके कहने से 9 तारीख वाला प्रोग्राम अभी स्थगित करा जाता है दिल्ली में था, और जो भी ये डेट देंगे उस पर सब लोग हम इकट्ठे होंगे। इस दौरान राकेश टिकैत ने यह भी साफ कर दिया कि पहलवानों के नौकरी पर वापस जाने का मतलब ये नहीं कि उनकी लड़ाई खत्म हो गई। नौकरी पे जाना आंदोलन से वापसी नहीं होता। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी मांग थी कि सरकार पहलवानों से बात करे, जिसकी शुरुआत हो गई है और आगे इसके क्या परिणाम होंगे वो बृजभूषण के खिलाफ चल रही जांच के बाद ही साफ होगा। पहलवान बजरंग पुनिया ने इसी बीच एक वीडियो जारी कर लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई केस वापस नहीं लिया गया है और न ही महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया गया आंदोलन खत्म किया गया। ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है और ना किसी खिलाड़ी ने कोई केस वापस लिया है। हम सभी एक साथ हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ये झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं पूरे देश से, उनको हम कैसे गुमराह करके अलग अलग कर सकते हैं। बजरंग पुनिया ने इस बात का दावा भी किया कि अगर उनके आंदोलन में नौकरी बाधा बनती है तो वो लोग नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं।
इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि जब तक इस लड़ाई में पीड़ित महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल ने अपना VR हेडसेट यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट विजन प्रो अमेरिका में लॉन्च कर दिया है। एप्पल के मुताबिक ये ऑगमेंटेड रियलिटी पर काम करने वाला VR हेडसेट है, जिससे यूजर्स रियल वर्ल्ड को डिजिटल व्यू में बदल कर देख सकेंगे। यानी इस हेडसेट को लगाने के बाद आप अपने डिजिटल कंटेंट के साथ साथ आसपास की चीजों को भी देख पाएंगे। ये बहुत हद तक साई-फाई फिल्मों की तरह है, जिसमें आपकी आंखों के सामने एक वर्चुअल दुनिया खड़ी हो जाती है और आप हवा में हाथ घुमाकर उस वर्चुअल स्क्रीन पर तमाम ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए नीचे ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस हेडसेट की क्या खासियत है। एप्पल का दावा है कि विजन प्रो में 12 कैमरे लगे हुए हैं। इनमें 3D, इंफ्रारेड और हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे शामिल हैं, जो बड़ी आसानी से आपके सामने मौजूद वास्तविक दुनिया को इस हेडसेट की वर्चुअल दुनिया से कनेक्ट करते हैं। यही नहीं, यूजर्स अपने मैकबुक के डिजिटल कंटेंट को भी इस हेडसेट की मदद से रियल वर्ल्ड में उतार सकते हैं। इस हेडसेट को हाथ, आंख और आवाज के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। यूजर्स इस हेडसेट की वर्चुअल स्क्रीन को अपनी जरूरत के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। एप्पल विजन प्रो की कीमत $3,499 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2,90,000 रुपए है। इस हेडसेट को लॉन्च करते हुए एप्पल ने बताया कि अमेरिका में इसकी बिक्री अगले साल से शुरू हो जाएगी।